कि हाँ भाई भरतपुर से है भाई साहब, ये फीलिंग आप में भी आती? बिल्कुल आती है। तो जब भरतपुर की बात आती है तो पहला विचार क्या होता है? देखेंगे धार्मिक स्थल हमारे जितने भी हैं, जी। वहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है, गंगा जी का मंदिर है। गंगा मंदिर आपको शायद कहीं देखने को मिलता हो, भरतपुर में है। कि मुख्यमंत्री जी भी हमारे जिले से, हमारे शहर से आते हैं। हल्की मुस्कान आ गई आपके चेहरे पे। देखिए होता ही है जी। हमारे बीच के कोई व्यक्ति और राजस्थान के मुखिया जी। का उनको दायित्व दिया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात कि वो बचपन कैसा था, शिक्षा कैसी रही? है। ईश्वर ने दिया है, वो सब ग्रैंडफादर की और पिताजी के परिवार की सब देन है। जी जी। बीजेपी कहती है कि कार्यकर्ता को सीधे मुख्यमंत्री पद बीजेपी में मिल सकता है, तो कैसा? चूंकि हमने मतलब पार्टी में भी काम करने का मुझे भी अवसर मिला और वो भी विभिन्न पदों पे रहे, महामंत्री भी रहे जिले के, फिर जिले के अध्यक्ष भी रहे। आपके साथ रहे? देखिए लगभग 15 से 20 साल हम और बजरलाल जी साथ भी रहे। मतलब एक तरफ परिवार को भी वो कभी कभी साइड कर देते थे, पूरा त्याग और तब से ही कुछ ना कुछ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सहजता का अंदाजा आपको लगता हो, कोई ऐसी बात आप बताएंगे तो दर्शकों को पसंद भी आएगी संभवतः। तो वो थोड़ा सा मेरे को उस समय उनका संबोधन था, सेठ जी कहते थे। तो बोले सेठ जी कहाँ हो? मैंने कि पंडित जी घर पे ही। तो बोले यार वो तुम्हारा जो मोबाइल है उससे हमारे पंडितानी के दर्शन करा दो यार। संघ का अहम योगदान, उनके विचारों का, उनकी छाया आपके ऊपर रही है, तो बिजनेस में कितना सपोर्टिव रहा? चूंकि आरएसएस की पृष्ठभूमि हम मेरी भी रही है जी। और चूंकि हमारे दादाजी काफी संघ में उन्होंने समय दिया, तो एमएसएमई सेक्टर में कितना बदलाव अभी आप मानते हैं? एमएसएमई प्रोजेक्टों पे काफी कार्य कर रही है, छोटे लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन सवाल उठ जाता है, सरकार की पॉलिसी और जमीनी हकीकत। लेकिन क्या है ना कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार है, बहुत सारे तो एमएसएमई के मेले लगा रही है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। तो भारतीय व्यापार पर कितना असर आपके हिसाब से लग रहा है? कि ये जितनी भी विपदाएं हैं ये पहले भी जीवन में सबके आती रही। भरतपुर वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अटखेलियां की हो। अंतर्राष्ट्रीय बर्ड सेंचुरी के रूप में चहचहाट लोगों ने अपने कैमरे में कैद की हो। व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी कभी केंद्र रहा हो। ऐसी जगह का जिक्र जब भी आता है तो बात उठती है कि हाँ, भरतपुर से है। ये गर्व और मिश्रण का भाव लोहागढ़ किले की मजबूती सा है। आज भरतपुर की इसी शख्सियत से, जिन्होंने आरएसएस के गुणों को, उनके विचारों को अपने भीतर समाहित रखा है, अपनी परंपराओं और पीढ़ी दर पीढ़ी मिले संस्कारों को भरतपुर की धरा के साथ देश विदेश तक पहुंचाया है, साथ ही व्यापारिक हितों के लिए उनके साथ खड़े रहे हैं। ऐसी कोई संस्था नहीं जो व्यापारिक हितों के लिए आगे रही हो और उनमें इनका नाम ना हो। ये सामाजिक क्षेत्र में भी अति सक्रिय रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अनुराग गर्ग, स्वागत है आपका। जब भी भरतपुर की बात होती है तो थोड़ा सा लोगों में अलग होता है कि हाँ भाई भरतपुर से है भाई साहब, ये फीलिंग आप में भी आती? बिल्कुल आती है। कैसे, मतलब पहली सोच जब आती है कि हाँ, मतलब हमेशा सब लोगों को लगता है कि जिस धरातल से हम आते हैं, जहाँ पे हमने जन्म लिया है, एक अलग भाव देता है। और चूंकि आपके संस्कारों में राष्ट्र प्रथम की भावना है, तो जब भरतपुर की बात आती है तो पहला विचार क्या होता है? देखिए अंकित जी, मैं आपको निवेदन करूं, भरतपुर जो है राजस्थान का पूर्वी द्वार है जी। और विश्व के मानचित्र पे केवलादेव नेशनल पार्क जो है, बर्ड सेंचुरी जो है, वो भरतपुर में स्थित है। और पूरे देश से, सभी देशों से फॉरेनर्स जो हैं वो, उसका सीजन जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ज़्यादा सीजन रहता है। और बर्ड सेंचुरी में भ्रमण के लिए जो पर्यटक आते हैं, निश्चित तौर पर आप ये देखें कि पूरे देश में जो है वो नेशनल बर्ड जो है, जी। बर्ड की सेंचुरी सिर्फ एक ही है।
अलग अलग सेंचुरी अलग अलग जगह पे है, लेकिन बर्ड्स की सेंचुरी एक ही है। जी। और लगभग 29 किलोमीटर का उसका एरिया है। कभी शायद आप आए, कभी आपका जाना हो तो जी। आप अवश्य उसको देखें। और सुबह की जब सैर वहाँ पे करते हैं, मतलब बहुत अच्छा एक नज़ारा रहता है। मैंने फील किया वो। अच्छा, आप बता रहे हैं। जी। अ, तो आप ये देखेंगे विदेशों से भी जो बर्ड्स हैं वो उड़कर वहाँ पे आती हैं। जी। और वहाँ जो है अपने प्रजनन भी करती हैं, और उसके बाद फिर दोबारा उनके पैरों में छल्ले डाल के, और उनको वो रिकॉर्ड भी किया जाता है कि कहाँ से, किस देश से ये बर्ड आई है, और कितने दिन उसने यहाँ पे प्रवास किया, और जी। कितने दिन बाद वो लौट के गई। ये एक बहुत अच्छा नज़ारा है वहाँ की। जो आप देखेंगे धार्मिक स्थल हमारे जितने भी हैं, जी। वहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है, गंगा जी का मंदिर है। जी। गंगा मंदिर आपको शायद कहीं देखने को मिलता हो, भरतपुर में है गंगा मंदिर। गंगा मंदिर, गंगा जी का मंदिर है। और वो जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे जो उनकी नक्काशियाँ हैं, जी। राजा महाराजाओं के समय में वो बने, लगभग 400-500 साल का उनका इतिहास कम से कम है। और बहुत ही सुंदर एक नज़ारा है। और भरतपुर एक कह सकते हैं वैसे एवरेज सिटी, संभाग स्तर का शहर अब जी। बन गया है। और चूंकि मुख्यमंत्री जी भी हमारे जिले से, हमारे शहर से आते हैं। हल्की मुस्कान आ गई आपके चेहरे पे। देखिए, होता ही है, जी। हमारे बीच के कोई व्यक्ति और राजस्थान के मुखिया जी। का उनको दायित्व दिया गया है, हम्म। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात आपके साथ रहे। है। लगभग शायद 15 से 20 साल हम और वो साथ भी रहे। जी। जी। तो ये हमारे हालांकि लिए ये गर्व की विषय से थोड़ा इतर हो गया, बात है। जी। लेकिन कैसा था साथ, क्योंकि एकदम से राजस्थान की राजनीति के सबसे बड़े पद पर पहुंचे हैं, और वो भी भरतपुर से। उनके गृह देखिए, क्षेत्र भरतपुर है। ऐसे वो में ये बहुत, बनता है कि पहले का जीवन कैसा था मुख्यमंत्री का, क्या जो बीजेपी कहती है कि एक कार्यकर्ता को सीधे मुख्यमंत्री पद बीजेपी में मिल सकता है, एक सहज सरल इंसान को, क्या उनका जब आपने समय व्यतीत किया है तो कैसा? देखिए लगभग 15 से 20 साल हम और बजर लाल जी साथ भी रहे। जी। और वो वास्तव में एक कर्मठ बहुत रहे। और चूंकि हमने मतलब पार्टी में भी काम करने का मुझे भी अवसर मिला, और वो भी विभिन्न पदों पे रहे, जी। महामंत्री भी रहे जिले के, फिर जिले के अध्यक्ष भी रहे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी संगठन का आपको दायित्व जब मिलता है और जी। आप उसको पूरी तरह से मतलब कर्मठता से, मतलब एक तरफ परिवार को भी वो कभी कभी साइड कर देते थे। जी। और देखिए, पूरा त्याग उसमें और जो है, तप से ही कुछ ना कुछ हाँ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सबसे तो बड़ी चीज़ एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो आपको पता होगा। देखिए, ऐसा है सर, वैसे तो ईश्वर ने जो चीज़ें बना के भेजी हैं, जी। आ, पुराने समय से हम सुनते आए हैं और सब जानते भी हैं, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश सब विधिहात। और जब ईश्वर ने सारी चीज़ें बना के भेजी हैं, तो इंसान को अपना प्रयास करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ना तो कभी किसी की पैसे से भूख मिटती है, ना पद से भूख मिटती है। लेकिन क्या है कि आदमी को अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। जी। अति महत्वाकांक्षा अगर जिसकी भी होती है, वो खुद भी परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है। महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आदमी बढ़ भी नहीं सकता। लेकिन किसी भी चीज में जब अति होती है ना, तो अति हर वो चीज की बुरी है। अति हर चीज की बुरी है। ज्यादा हम जी। खाना भी खा लेंगे तो भी आदमी परेशान हो जाएगा और बीमार हो जाएगा। जी। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है जीवन में, मेरा मानना ये है। हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी एक कोई वाकया जो आपके साथ सीएम बजरंगलाल शर्मा के साथ बीता हो, कोई ऐसी घटना जो याद करना चाहें। भजनलाल जी के साथ बहुत घटना तो बहुत है, साथ में रहे नहीं, खूब। अब चूंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो बहुत सारे लोग उनके बारे में जानना भी चाहते हैं कि एक साधारण से व्यक्ति को जो चुना है, तो चूंकि आपने बता दिया कि पार्टी के प्रति समर्पित कर्मठ रहे, लेकिन कोई ऐसा वाकया हुआ जिससे उनकी सहजता का अंदाजा आपको लगता हो, कोई ऐसी बात आप बताएंगे तो दर्शकों को पसंद भी आएगी संभवतः। देखिए, मैं एक निवेदन करूं, लगभग शायद 2010 के आसपास की बात है। जी। उस समय नोकिया का एक मैं मोबाइल लाया था दुबई से, जी। E72 शायद था वो। जी। तो उस समय आज से करीब 15-16 साल पहले वीडियो कॉलिंग एक आसान, शायद एक हर हाथों में
नहीं। फोन ही बड़ा मुश्किल था कि हाँ फोन है, वो बड़ा वीआईपी होता था। तो मुझे वो दिन याद है, जी दुबई से मैं E72 नोकिया मोबाइल लाया था। जी और चूंकि मेरा होटल व्यवसाय है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, जी जिला महामंत्री से जिलाध्यक्ष बने थे। जी तो 2010 और 11 के आसपास जब मैं वो मोबाइल लाया था, मतलब एग्जैक्ट मेरे को डेट ध्यान नहीं है, लेकिन अ, तो मैं बता रहा था उनको ही वो, क्योंकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मीटिंग्स कार्यक्रम होते थे वो मेरे प्रतिष्ठान पे जी। थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हाँ, नहीं था। ज्यादा तो होटल भी नहीं थे। जी तो मैं बता रहा था उनको एक दिन, मैंने कि साहब ये मोबाइल में वीडियो कॉलिंग हो जाती है, ऐसे ही हम्म चर्चा हो गई। हम्म और वो चर्चा होके खत्म भी होगी बात। हम्म आप ये देखें कि उसके शायद महीने 20 दिन बाद की ही आसपास की बात है थी। हम्म, और महाराष्ट्र में किसी जगह पे वो कोई चुनाव के लिए गए हुए थे। जी तो एक दिन करवा चौथ वाले दिन हम्म लगभग 8:30-9 बजे, जब रात में जब महिलाएं चांद देख के जब भोजन, पहले अर्घ दे के और पहले जी पति को भोजन कराती हैं और फिर स्वयं करती हैं। तो उस दिन जो है मेरे पास भजन लाल जी का फोन आया वहीं से, जी महाराष्ट्र से, जी कि बोले, रात की हाँ बात बता रहा हूँ मैं आपको, 9 बजे की बात। तो वो थोड़ा सा मेरे को उस समय उनका संबोधन था, सेठ जी कहते थे। जी तो बोले, सेठ जी कहाँ हो? मैंने कि पंडित जी घर पे ही हाँ हूँ। यही हमारा संबोधन था जी उस समय, मैं पंडित जी घर पे ही हूँ। जी तो बोले, यार वो तुम्हारा जो मोबाइल है उससे हमारे पंडितानी के दर्शन करा दो यार। और आप लिटरली, मतलब हाँ हमने भी उस समय, बस हमारी धर्मपत्नी जी ने भी जी चंद्रमा को अर्घ दे के और भोजन कर ही रहे थे। जी तो मैं तुरंत ही जो है हम्म भोजन करके ही और हम्म सीधा रात को हम्म, उनके घर पे जवाहर नगर गया था। जी और उन्होंने अपने, उनके पास कीपैड का मोबाइल था उस समय। जी कोई उनके साथ में जो भी व्यक्ति थे, जी उनके उनके पास होगा कोई वीडियो कॉलिंग है, तो हम्म उन्होंने मेरे को वहां से वीडियो कॉलिंग करी। तो बोले, आला आप सेठ जी पंडितानी जी के दर्शन कराओ। तो भाभी जी के, गीता जी के, मैंने कि लोग पंडित जी दर्शन करेंगे। और उन्होंने अर्घ दिया जी चंद्रमा पे, वहीं बाहर खड़े, हाँ चंद्र वहां पे हाँ उनके घर के बाहर ही चौक था। हम्म और वहीं पे अर्घ देके और हम्म, पंडित जी के दर्शन करके जब जो है बहुत अच्छे। उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आप जो चीज कह रहे थे ना, हम्म, वास्तव में तप और तपस्या कितनी बड़ी चीज होती है। जी और आज मान लीजिए हम अगर दूर होते तो हमारी तो धर्मपत्नी जी हमें ही कहा जाती, बोले आज करवा चौथ का व्रत है और तुम आओ यहाँ। मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि कितनी बड़ी मतलब तपस्या है। जी और आज वास्तविकता में उनको इतना बड़ा दायित्व दिया गया है, तो बहुत कुछ सोच समझ के दिया है। जी और ये हमारे लिए गौरव की बात है हम्म, कि वो हमारे बीच के साथी हैं। हम तो देखिए आपने ऐसा किस्सा बता दिया जो अब तक ये किसी ने नहीं सुना ये होगा। वास्तविकता है, ये मैं अपने जी दिल जी की बात नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल। वास्तविकता है। खैर राजनीति की बातें आगे करेंगे, वापस उस मुद्दे पे आ जाते हैं कि अनुराग जी, आपने एक तरह से सेठ जी की भूमिका में तो आ गए, लेकिन एक बचपन सबका होता है जी जी। कि वो बचपन कैसा था, शिक्षा कैसी रही, और प्रॉपर आप भरतपुर से रहे या किसी गांव से भी बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं प्रॉपर भरतपुर से हूँ। जी जी और शिक्षा भी मैंने भरतपुर में ही ग्रहण करी। जी और चूंकि मेरे दादाजी का मतलब ग्रैंडफादर का जो व्यवसाय भी जी था पुराना, जी ईंटों के भट्टे उस समय हुआ करते थे। हम्म, और हमारी जो है रोलिंग मिल भी थी जी सरिये की, आज भी है। बाकी हमारे तेल मिल का भी व्यवसाय रहा, हम्म, ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का, चूंकि भरतपुर में बहुत जी बड़ा जी कारोबार सरसों का तो सरसों सबसे का, बड़ा केंद्र ही हुआ। तो मस्टर्ड ऑयल का भी प्लांट हमारे रहा। जी और सिविल कंस्ट्रक्शन के हमारे, मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहे, डबेली क्रास। जी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, मतलब सामाजिक भी रही और व्यापारिक भी रही और धार्मिक भी रही, धार्मिक भी क्योंकि रही। हाँ, बिल्कुल देखो पहले के सेठ जी दान पुण्य बहुत करते थे, अब तो पता नहीं है। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि आपने वो संस्कार अपने दादाजी से, पिताजी से जी जरूर जी, लिए हैं मेरे पास कि तो अंकित जी जो भी कुछ
ईश्वर ने दिया है वो सब ग्रैंडफादर की और पिताजी की, परिवार की सब देन है। जी जी। तो सबसे अमूल्य तो ये रहता है कि आप जी अपनी जी। पीढ़ी के संस्कारों को आगे तक लेके मेरे जाए, को तो बाकी उन्हीं तो का ईश्वर। आशीर्वाद है, बिल्कुल जो जी। कुछ है सब उन्हीं का हम्म। दिया हुआ है। तो चूंकि वो पूरी तरह से कारोबार में रत रहे, समाज सेवा साथ साथ चलती रही, लेकिन राजनीति की ओर उन्होंने ज्यादा रुख नहीं किया। आपका क्या मानना है सर? देखिए हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, धार्मिक पूरा उनकी समर्पण रहा, और सामाजिक भी सेवा उन्होंने, सनातन धर्म सभा हुआ करती थी उस जी। समय, उसके, हमारा मेरे दादाजी उसके अध्यक्ष बहुत लंबे समय रहे। बाकी अग्रवाल समाज में बहुत उन्होंने सेवाएं दी। विभिन्न जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन थे उनकी सक्रियता और पूरी भूमिका जी। तन मन और धन से हमेशा ग्रैंडफादर की भी रही और फादर की भी रही। कभी मेरे डांट भी मिली आप? डांट थोड़ी थोड़ी तो बचपन में मिलती है, लेकिन हमेशा उन्होंने आगे बढ़ने का ही, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी गर्ग साहब बाकी बिहारी ट्रस्ट जो है वहाँ के भी, उसके भी अध्यक्ष रहे, जी। लॉयंस क्लब के भी अध्यक्ष रहे, अग्रसेन महिला विद्यापीठ के भी अध्यक्ष रहे, और भी अग्रवाल समाज हमारे खन्नी घाट धर्मशाला है उसके भी अध्यक्ष रहे, और भी काफ़ी सामाजिक संगठनों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और हमेशा उनका यही वो रहा कि बोले आगे बढ़ो। जी। तो आगे बढ़ने का मकसद भरतपुर से बाहर तक निकल चुका अब। ये सब मैं बताया ना, ईश्वर की सब कृपा है। भरतपुर से बाहर के विस्तार की बात करें, क्योंकि एक समय था, थोड़ी चिंताएं भरतपुर वाले पूरे इलाके को लेकर ही हो गई थी। अगर ये दौसा रूट पूरा अपन ले तो राजस्थान में थोड़ा सा पिछड़ गया था जब सबसे बड़ी आपकी वो फैक्ट्री बंद हुई। सरसों चूंकि आपका कोर बिजनेस भी रहा है, जब सरसों मिल्स बंद होने की वक्त आई, तो क्या इन सब ने आपको जो कैट एसोसिएशन है या 40 की मैं बात करूं, उसमें बात करूं, या व्यक्तिगत तौर पर आप व्यापारियों के हितों के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर और देश की राजधानी दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर उनके हितों के लिए लड़े, तो क्या उस संघर्ष ने आपको सिखाया कि हाँ, भरतपुर के वैभव को वापस लाने के लिए यहाँ कुछ अच्छी चीजें कारोबारी रोजगार के लिहाज से रहें, तो इसीलिए आपने बाहर का थोड़ा रुख किया? देखिए हमारे भरतपुर में पहले आपने सही कहा, किसी समय में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, सिमको, डालमिया डेयरी, जी। परफेक्ट सैनिटरी, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जिसमें मस्टर्ड ऑयल का भी प्लांट आज की तारीख में वो ही रन कर रहे हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा स्थिति में नहीं है। जी। तो आप सही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से जिस भौगोलिक दृष्टि से देखें, आगरा भी वहाँ से नज़दीक है, मथुरा भी वहाँ से नज़दीक है, यूपी का बॉर्डर लगता है, एक तरफ एमपी का भी बॉर्डर लगता है, एक तरफ हरियाणा का भी बॉर्डर लगता है। तो जिस हिसाब से वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए था, जी। वहाँ डेवलपमेंट इतना शायद पहले नहीं हो पाया। और आप ये देखें कि मेरे जीवन में तो क्या है कि 2005-06 में काफ़ी उतार चढ़ाव आया, और चूंकि मैं मस्टर्ड ऑयल का प्लांट भी चलाता था, जी। और हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ज़्यादा ऐसा उतार चढ़ाव आया कि मैं आपके सामने ये शेयर भी कर रहा हूँ कि उस समय मैं कुछ ऐसा डिसीजन ले जाता, जी। कैसा समय था, थोड़ा सा शायद। बताएंगे? क्योंकि कुछ आज समय ऐसा है कि आप चूंकि सक्सेसफुल व्यक्ति से हर कोई प्रेरणा लेता है, लेकिन उसके संघर्ष को भूल जाता है। तो मेरी छोटी सी गुजारिश है, आप उस संघर्ष को भी बताएं ताकि व्यक्ति का हौसला बना रहे, चुनौतियों के बीच में लड़के वो कैसे अपने आप को स्थापित करे, वो सीख सके। देखिए मैं अभी आपको यही निवेदन कर रहा था कि मैं मस्टर्ड ऑयल का प्लांट चलाता था, जी। और हमारा सरसों का तेल गीता ब्रांड उसका ब्रांड था। बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा सभी जगह वो ब्रांड हमारा जाता था। जी। और वो सरसों के तेल का प्लांट जो है 89 में हमारे दादाजी ने लगाया, जी। सन 1989 में, और लगभग 92 तक वो चला भी था। उस समय जो है 92 के आसपास हमारे यहाँ लेबर स्ट्राइक बहुत हुआ करती थी जी। भरतपुर में।
तो उस दौरान वो प्लांट बंद हो गया था। लेकिन 98 में, चूंकि वो बंद प्लांट, हम जब दिवाली के पूजन पे जाते थे वहाँ, हम्म। तो हमारी जो सरिया मिल थी और ऑयल मिल थी, एक ही कैंपस था, बराबर बराबर। जी। तो हम जब सरिया मिल पर दिवाली का पूजन करते थे, तो मन में एक टीस रहती थी, ये प्लांट बंद है, चलना चाहिए चलना चाहिए। तो 98 में वो प्लांट चालू किया था, और चालू भी हुआ। उसके बाद ईश्वर ने बहुत हाथ भी पकड़ा मेरा। जी। 2000 में, सही 2 साल के बाद ही, एक नया प्लांट भी हमने उसी के सामने लगाया था। लेकिन जीवन में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव ऐसा आया कि वो प्लांट जब से, जिस दिन से लगा नया वाला, जी। तो उसने मेरे को मतलब फाइनेंशियली भी उसने तोड़ दिया, मेंटली भी तोड़ दिया। और उसमें मतलब दिन आए दिन नुकसान, परेशानियां, मतलब वो 4-5 साल ऐसी चलती रही कि मुझको 2005 के लगभग जो है वो प्लांट मुझे बेचना पड़ा। और मैंने आपको भी यही निवेदन किया था कि कारण वो, कारण क्या रहा उसमें, मतलब ऐसे कुछ हाँ कुछ हाँ, तो खामियां आपने तो उसमें, देखी होंगी। हाँ मैं वही आपको निवेदन कर रहा हूँ कि कि वो जो नया प्लांट जब हमने लगाया था, जी। क्योंकि उसमें पैसा लगा था, उस समय के हिसाब से ही काफ़ी पैसा लगा था। और पैसा लगने के बावजूद भी कुछ मैं कह सकता हूँ कि वो ईश्वरीय ग्रह नक्षत्रों की जो भी चाल थी उस समय, क्योंकि मैं मानने जभी से लगा। जी। देखिए, एक तो कहावत है ना, जब तक आदमी को बीमार नहीं होता है, जी। जब तक डॉक्टर को याद नहीं आती है। जी। ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी से मतलब वो भी एक मैथमेटिक्स है, हम्म। गणित है। एस्ट्रोलॉजी से ये ज्ञात किया जा सकता है, अगर जी। कोई अच्छे ज्योतिषी अगर संपर्क में आते हैं तो। हम्म। देखिए, कोई गलत चीज़ का तो कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर अच्छे ज्योतिषी आपके संपर्क में आते हैं, और वो आपकी डेट, टाइम, बर्थ प्लेस सब अगर एक्यूरेट है, जी। जी। तो उनका जो प्रोडिक्शन होता है, जी। उससे वो सारी चीज़ की गणना की जा सकती है। जी। तो वो तो मुझे बाद में सारी चीज़, जब 2005 में एक हमारे मथुरा के बंशीधर शास्त्री जी हैं, जी। जी। जिनके संपर्क में मैं मैं जब यही से कहने आया। वाला था कि अच्छे ज्योतिषी का पता आपके पास है। तो मैं उनके संपर्क में किसी जी। माध्यम से आया, और उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। जी। और परेशानी भी ऐसी थी कि, क्योंकि उसमें जो फैक्ट्री जब से हमने लगाई थी, उसमें आए दिन नुकसान होते थे। और नुकसान भी ऐसे ऐसे भयंकर होते थे, एक एक दिन में ही कभी 50,000 का नुकसान, कभी 1 लाख का नुकसान फैक्ट्री में अंदर। जी। और वो अगर महीने में 30 दिन होते हैं, आप देखिए, और साल में पूरे 12 महीने अगर होते हैं, तो वो कुछ ऐसी चाल ग्रह नक्षत्रों की रही। हालांकि हमने तो प्रयास सार्थक ही किया, लेकिन जब नुकसान हो जाता है तो कोई भी ये नहीं कहता, कि सब ये कहते हैं कि चाहे मिलने वाले हो, जुलने वाले हो, दोस्त हो, सब यही कहते हैं, बोले यार तुम्हारी लापरवाही है, तुमने सही ढंग से नहीं चलाया, या जी। तुमने कोई गलत काम किए होंगे। तो जी। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन ये ईश्वर ही जानते हैं कि हमने उस समय, मतलब मैंने स्वयं काफी मेहनत करने का प्रयास किया भी था। आपके लिए लेकिन भी पहला ही प्रोजेक्ट था, या पहले आप फैमिली बिजनेस में कुछ बारीकियां सीख चुके थे? नहीं, ऐसा है कि 98 से पढ़ाई के बाद उसी में लगे, तो पहला प्रोजेक्ट तो था, लेकिन पहले के बाद सफलता मिलने के बाद ही हमने उसको एक्सटेंड किया था। जी। तो सफलता अच्छी मिली थी, ऐसा नहीं। उस समय समय भी, आप भी देखिए, 98 में हमने प्लांट चालू किया, और 2000 में ही, हम्म। 2 साल 2.5 साल के बाद ही कुछ नया प्लांट और एक्सटेंड करने का विचार बनाया। जी। जी। तो बिना तरक्की के तो वो संभव नहीं है। लेकिन 2001, 2, 3, 4, 5 के 4-5 साल का जो पीरियड रहा, उस समय क्योंकि हमारा सारा माल जी। बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा सब जगह जाता था। हम्म। और कुछ ऐसे वहाँ वाकया हुए, तेलों में भी उतार चढ़ाव ज़्यादा आए। उसके बाद कई पार्टियां फेल हो गई, बिहार शरीफ में, नवादा में, रजौली में, जो बिहार का इलाका है, जी। गया में, पटना में। तो कुछ ऐसा संयोग ही बनता चला गया। उस समय मेरे 1 महीने में तो 3-3 टैंकर एक्सीडेंट हो गए। एक हम्म। टैंकर का तो ड्राइवर कंडक्टर ने माल मिलकर माल बेच दिया। एक
कानपुर के पास फतेहपुर खागा जगह है, वहां पे मैं खुद भी गया था। वो एक ट्रेलर, एक टैंकर तो पूरा नाले में चला गया। हालांकि उसका इंश्योरेंस होके जाता था, लेकिन उस समय उस एक टैंकर की कीमत, एक तेल की गाड़ी की कीमत 7 लाख बैठती थी। आज ये देखिए कितना, लगभग 20 साल से ज्यादा होने को आ गए, जी 22 साल पहले। तो उस समय 7 लाख आज के कितने हो गए अभी देखें। और 7 लाख रुपए की रकम उस समय बहुत बड़ी हुआ करती थी। जी और आप देखें कि 4-6 महीने के अंतराल में ही अगर 3 गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना और 2-3 गाड़ियों का पार्टी फेल हो जाना। एक नवादा में तो एक जगह पार्टी फेल हो गई, उस समय एक, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कहा सब मेरे पास तो 2 ट्रक खड़े हुए हैं। जी और मनिया की एक तेल मिल वाले थे एमपी में, जी उनका भी पैसा था, हमारा भी पैसा था। तो बोले साहब मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है, 2 ट्रक खड़े हैं, एक आप ले जाओ एक आप ले जाओ। अब आप देखो कि तेल की गाड़ी हमारी 7 लाख की थी, और उस ट्रक, जो खाली ट्रक था, अशोक लीलैंड गाड़ी थी, जी उस समय उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए थी, मुश्किल से 2.5-3 लाख रुपए। जी अब आप भी देखें कि 7 लाख रुपए तो वो हमारे डूब ही गए थे, उसने हम सेटलमेंट करके आना पड़ा मजबूरी में। जी तो वो तेल की वो खाली ट्रक को हम ले आए, वो छाती पे और आके खड़ा हो गया। हो गई। उसको बेचने की प्रयास करे, फिर ये मन हुआ कि चलो इसको चला लेते हैं। जी अब वो चूंकि समय खराब था, तो उसको भी चलाने में रोज नुकसान ही नुकसान हो रहे थे। तो ऐसे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हम्म, और फिर जब चारों तरफ से रास्ते बंद होते से नजर आते थे, तो मतलब उस समय तो मैं अभी आपसे यही कह रहा था कि मैं एक ऐसा डिसीजन ले गया होता, शायद आपके बीच में नहीं होता मैं। पर ये भी ईश्वर की क्या लीला है। तो जो आपने अभी मेरे को, मैं उसी चीज पे आपको लाके अभी दोबारा जोड़ रहा हूँ। आपने कहा कि आपने भरतपुर से निकलकर दिल्ली की ओर या मुंबई की ओर या जयपुर की ओर जाने का। तो देखिए, अ, बड़े शहरों में सारी चीजें बहुत विस्तार रूपी चलती हैं। जी और अगर हमें कुछ इम्प्लीमेंट अपने व्यापार में करना है, अपनी सामाजिकता में करना है, या किसी और क्षेत्र में करना है, जी तो हमको नए आइडियाज, नए अपडेशन अपने जीवन में करने चाहिए, करने पड़ेंगे। इसीलिए शायद होटल बिजनेस में आया। 2000, हाँ, 8-9 के बाद जो है, क्योंकि एक जमीन हमारे पास थी उस समय। जी और आप ये देखें कि उस बुरे वक्त में उस जमीन को बेचने का भी प्रयास किया, लेकिन वो बिकी नहीं। और चूंकि ईश्वर ने शायद उसको, उसका संयोग हमारे संग आज जुड़ा हुआ होना था, इसलिए हमने खूब, मतलब कहते हैं ना, सिर पे बेच रख के बेचने की कोशिश करी कि भाई इसको ले लो, इतनी जी परेशानी थी। लेकिन वो चूंकि उसका योग आज था हमारे साथ, तो आज वहाँ व्यवसाय होटल का खुल गया। जी। होटल बिजनेस में आने का फैसला भी बड़ा मतलब उन परिस्थितियों में हुआ कि चीजें करें। अब वर्तमान स्थिति, चूंकि वो संघर्ष का दौर था, आज सफलता का दौर है, तो इसके बीच में लोगों का नजरिया कैसे कुछ बदला आपको लेकर, या क्या रहा, वो भी एक बार चर्चा कर लें। देखिए अंकित जी, ये एक ह्यूमन नेचर है। जी जब सड़क पे कोई आदमी चलता हुआ जा रहा है और लोग उसको देख रहे हैं, जी और वो बाई चांस गिर जाता है, तो अगर उसको 10 लोग देख रहे हैं, तो 10 लोगों का अपना एक नजरिया है। जी कोई कहेगा अरे यार इसको शायद ठोकर लग गई इसलिए गिर गया। हम्म कोई कहेगा यार नशे करके चल रहा है। हम्म कोई कहेगा कि चक्कर आ गई इसको। जी कोई पागल कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो हर आदमी का अपना नजरिया है। हम्म और पुरानी कहावत है, जब गिरे में 2 लात पड़ती है, तो सब जानते भी है। जी तो जिस समय समय खराब आया था, हम्म तो उस समय जो है करने का तो अच्छा ही प्रयास करते थे, लेकिन रोज कुछ नया उल्टा होने की संभावना रहती थी, होती थी, संभावना नहीं होती थी। मतलब वो एक सुनते आ रहे हैं अपन कि सब इंसान सोना भी पकड़े तो मिट्टी हो जाए। जी वो समय कुछ ऐसा था कि सोना भी पकड़ने की कोशिश करते थे तो वो हम्म। मिट्टी होती थी। अब वो सब कुछ चेंज हो गया है। हाँ, समय की चाल है। और जी जी लेकिन सबसे बड़ी चीज है वो जो समय हाँ जी। आया मेरे जीवन में, तो उस समय तो एक एक दिन जो है एक एक साल के बराबर कटता था। एक एक दिन नींद आती थी रात को? नहीं आती। कितनी रातें थे? मतलब अब
कह नहीं सकते उन चीजों को। वो मतलब मैंने बताया ना, एक एक दिन जो है ना एक एक साल के बराबर कटता था। मतलब ऐसा लगता था ये दिन निकल ही नहीं रहा, क्योंकि परेशानी के दिन थे। लेकिन भरतपुर लोहागढ़ है तो लोहे जैसा मजबूत आप अपना आपको बनाया, इसलिए देखिए ऐसा है आज। साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दिन अगर नहीं आते जी तो आज जो ईश्वर ने मुझे दिया है, जी। देने से मेरा मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता जीवन में। हम्म, देने से मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारे तरह तरह के लोग संपर्क में आए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं आज हम उनके पासंग में भी नहीं हैं, लेकिन उनके संपर्क में आने का अवसर मिला, वहां से बहुत जी सारी चीजें सीखने का अवसर मिला। जी तो अगर वो समय खराब नहीं आता जी। तो शायद हो सकता है हम और आप आज साथ भी नहीं बैठे होते। मैं वही तेल मिल में तेल निकाल रहा होता और वही होता। नहीं नहीं, अच्छी बात है कि हम बातचीत कर पा रहे हैं और इतने विषयों पर, चूंकि एक जो महत्वपूर्ण बात है आपकी जिंदगी को हम देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अहम योगदान, उनके विचारों का, उनकी छाया आपके ऊपर रही है। तो बिजनेस में कितना सपोर्टिव रहा? क्योंकि आरएसएस से जुड़े बहुत सारे लोग मैंने देखे, वो कहते हैं कि एक मैनेजमेंट लाइफ स्किल वो आरएसएस सिखाता है। क्या आपको कुछ फायदा हुआ व्यवसायिक तौर पर उनकी शिक्षाओं से? देखिए मैं निवेदन करूं कि चूंकि आरएसएस की पृष्ठभूमि हम मेरी भी रही है, जी और चूंकि हमारे दादाजी काफी संघ में उन्होंने समय दिया, पिताजी भी संघ के संपर्क में रहते थे, लेकिन चूंकि मेरा जो जीवन था, चूंकि विचार तो थे लेकिन बहुत ज्यादा संघ की शाखाओं में जाना कभी ऐसा हुआ, लेकिन वो बाद में हुआ। जी वो कब हुआ, जब मैंने बताया जब थोड़ा समय खराब आया ना, जी उस समय चारों तरफ अंधेरा सा नजर आता था। जी तो सामाजिकता और ये जो क्षेत्र थे, चूंकि उस समय उम्र बहुत कम थी, जी। और ठीक है पारिवारिक बैकग्राउंड था, हम्म। लेकिन बहुत ज्यादा सामाजिक एक्टिविटी मेरी स्वयं की इतनी नहीं थी। जी तो ठीक है व्यापारिक अपनी गतिविधियों में लगे रहते थे, जी और उसके बाद जब समय खराब आया तो तरह तरह के लोग संपर्क में आए, जी तो संघ की शाखाओं में भी जाने का अवसर जब से मिला, और उसमें वास्तव में आपने जो कही कि एक बहुत बड़ा जो मैनेजमेंट जो है जी आज पूरे देश दुनिया में चल रही है चीजें, संघ के विभिन्न आयामों में भी मुझे कार्य करने का अवसर भी मिला। जी मतलब जैसे हमारे आदर्श विद्या मंदिर चलते हैं, जी वहाँ जाने का अवसर भी मिला। पढ़ा नहीं लेकिन मैं आदर्श विद्या मंदिर में, जी लेकिन बाद में जाने का अवसर मिला। एकल अभियान जो है पूरे देश में शिक्षा संस्कार क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य एकल अभियान करता है। तो एकल की भी अभी मैं राष्ट्रीय टीम में भी कार्य करने का अवसर मुझे मिल रहा है। जी और एकल श्री हरि सत्संग, वो भी कथाकार भाई बहनों को वो निर्माण करती है, जी। वहाँ भी कार्य करने का अवसर मिल रहा है। हम्म। और लघु उद्योग भारती जो व्यापारिक संगठन भी है ये जी संघ का, तो वहाँ भी कार्य करने का अवसर मिला। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे भरतपुर जिला अग्रवाल महासभा है, उसका भी मेरे पास जी। लगभग 5 साल बतौर जिलाध्यक्ष का दायित्व मेरे पे रहा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय वैश्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासम्मेलन हैं। है, उसका भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व। कैट में भी आप हैं? हाँ, जी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है। जी वो पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी जो 4 बार से सांसद भी रहे कानपुर से, जी जी तो उनके साथ भी कार्य करने का मुझे अवसर मिला। तो अभी भी मेरे पे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय दायित्व भी है। जी। तो विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के माध्यम से, व्यापारिक संगठनों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में जाने का अवसर मिलता है। कभी नागपुर भी जा रहे हैं, कभी मुंबई भी जा रहे हैं, जी कभी छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, कहीं चंडीगढ़ भी जा रहे हैं, कभी अमृतसर भी जा रहे हैं, कभी लखनऊ भी जा रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाने का अवसर मिलता है। नए नए लोग कैसे कार्य करते हैं, चाहे वो व्यापारिक संगठन का कर रहे हो, व्यापार में कर रहे हो, जी जी। चाहे सामाजिक संगठनों में कार्य कर रहे हो, तो तरह तरह के मतलब जैसे कहते हैं ना घाट घाट के जी पानी पीने का अवसर जी जी। मिलता है, तो तो कुछ आप सीखने जगह का जगह अवसर। घूमकर आए हैं, तो बात एमएसएमई की कर लेते हैं, जी क्योंकि राष्ट्र की धुरी कृषि सेक्टर के बाद वही है जी जो एमएसएमई सेक्टर है, जिसमें सब समाहित है। और चूंकि आप भी उस कड़ी को
जी चुके हैं अपने व्यवसायिक जीवन में। तो एमएससी सेक्टर में कितना बदलाव अभी आप मानते हैं, और क्या मुख्य चुनौती है जो फिलहाल दूर होनी चाहिए? देखिए, एमएसएमई जितने भी लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं, जी। और पूरे देश की अर्थव्यवस्था वहीं से चलती है, और ज़रूरतें भी वहीं से पूरी होती हैं, जी। क्योंकि खुदरा जो व्यापारी हैं, छोटे जो व्यापारी हैं, मतलब चाहे कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट का कार्य कर रहा हो, चाहे मतलब छोटे कह सकते हैं अचार मुरब्बे का भी काम आजकल हमारे यहाँ भरतपुर में ही भूसावर कस्बा है, वहाँ का जैसे अचार काफ़ी फेमस है वहाँ, चूँकि बाग है आम के, नींबू के, जी। तो वहाँ के लोगों ने अच्छा प्रयास करके, और वो माल भी जो है उनके जो अचार का है वो अब एक्सपोर्ट भी होने अब तो लगे हैं, ब्रांड बन गया है ब्रांड भी बन गया है। भुसावर का अचार। हाँ, तो आप ये देखें कि छोटे छोटे लघु उद्योगों से ही, हम्म। चाहे वो कोई शहद बनाने का कोई कार्य कर रहा है, आप ये देखें भरतपुर में जी। हमारे एक बहुत बड़ा एक ब्रज हनी करके एक प्रोजेक्ट है, पूरे राजस्थान का शायद शायद पहला या दूसरा वो मतलब शहद का प्लांट है, हम्म। और वो सारा एक्सपोर्ट हो रहा है विदेशों में। जी। तो आप ये देखें कि लघु जो उद्योग है वो, मतलब हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार एमएसएमई प्रोजेक्टों पे काफ़ी कार्य कर रही हैं, उनकी जी। जितनी भी पॉलिसी हैं, मतलब छोटे लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास जी। करते हैं। लेकिन सवाल उठ जाता है, सरकार की पॉलिसी और जमीनी हकीकत ये थोड़ा अलग अलग होता है। हालांकि डबल इंजन सरकार में बैठे हैं आप, लेकिन सरकार की पॉलिसी और जमीनी हकीकत दोनों अलग अलग है। ये तो थोड़ा सा तो आपको लगता होगा कि जो ग्राउंड पे जो समस्या है, सरकार अपनी नीतियों से पूरा नहीं सुलझा पाती। आपने महसूस किया? देखिए, ऐसा है सब, आपका कहना कहीं हद तक ठीक है, लेकिन क्या है ना कि चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार है, बहुत सारे तो एमएसएमई के मेले लगा रही है, जी। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, जिला उद्योग केंद्र या और भी कई डिपार्टमेंटों को साथ में लेके कर रहे हैं, बैंकों को भी काफ़ी साथ में ले रहे हैं, क्योंकि एमएसएमई के लिए क्या है कि चूंकि बिना अर्थ के भी कुछ नहीं होता, बिना फाइनेंशियल उससे, जी। तो छोटे एवं लघु उद्योगों के व्यापारियों को जो है, उनको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी बैंकों से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रयास तो काफ़ी हो रहे हैं, और वास्तविकता में उन योजनाओं को लाभ लेने वाला चाहिए। योजनाएं तो अच्छी हैं, जी। लेकिन क्या होता है ना, जब कई चीज़, हर आदमी क्या है, कई बार शॉर्टकट देखने का प्रयास करता है, हम्म। कि आज हम भी जैसे फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 भरतपुर संभाग का भी मेरे पे दायित्व है, जी। जी। तो हमने कई एमएसएमईज की जो सेमिनार है वो आयोजित किए हैं, भरतपुर में करेंगे काफ़ी, और जिला उद्योग केंद्र को, डिपार्टमेंट को भी साथ लिया है, सभी व्यापारिक संगठनों के लोगों को, सारे जितने भी ऑयल मिलर्स हैं या और कई इंडस्ट्रीज के लोगों को भी शामिल किया है हमने उसमें, कई सेमिनार कराए, मतलब पिछले करीब 15 12 13 सालों में जी। जी। काफ़ी वो करें। और एमएसएमई के अच्छे ट्रेनर भी जो हैं, वो जयपुर से भी, कभी उदयपुर से, कभी जोधपुर से जी। सरकारें द्वारा भेजे जाते हैं, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी काफ़ी वो उन्होंने सेशन लिए हैं। तो अब नीति और नियत एक है। बिल्कुल, इसमें देखिए, मैंने आपको निवेदन किया कि लाभ लेने वाला चाहिए। जी। आज सबसे बड़ी चीज़ है कि आज कोई खुदरा व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, या कोई नया छोटा उद्योग लगाना चाहता है, तो योजनाएं तो सरकारें तो प्रोवाइड करा सकती हैं, लेकिन वो सामने वाले का ही मन है कि मुझे क्या लगाना है, जी। और वो अपने काम के प्रति कितना सक्रिय रह सकता है हम्म। या उसको रहना चाहिए, वो उसी को सोचना पड़ेगा। जी। आज आप देखिए, हमने व्यापारिक संगठनों के जरिए उस सेमिनारों को एग्जीक्यूट कराने का भी प्रयास किया, जी। लेकिन हम एक एक व्यक्ति को तो कितना हम वो कर सकते हैं। जी। जी। भाई, आज हमने 150 लोगों की, 200 लोगों की, 300 लोगों की, 100 लोगों की अगर सेमिनार करा रहे हैं, जी। उसमें लोग आ भी रहे हैं, तो यानी जहाँ चाह है वहां राह है। उसमें लोग आ भी रहे हैं, जी। जी। वो सारी योजनाओं को उनको बताया भी जा रहा है। अब उस चीज का लाभ लेना है, वो तो व्यक्ति को जिसको आवश्यकता है या जी। जिसको जी। बढ़ना है आगे, वही करेगा। वही लीजिए। अभी बड़ी चर्चा है राजनीतिक तौर पे, मोदी जी के पीएम कार्यकाल के जो 12 साल हैं उनको किस तरीके से आप देखते हो? एक चूंकि राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा चेंज आया जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी,
तो उसे कैसे देखते हैं व्यापारिक जगत के लिहाज से? राजनीतिक तौर पे तो अलग चीजें हैं, सामने आ ही रही हैं, लेकिन बिजनेस एंगल से आप इसे कैसे देखते देखिए, पिछले 10-12 वर्षों की जो अपन बात कर रहे हैं, हैं? जी। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। हम्म। और आप ये देखें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम्म। व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी। जी। तो आप पिछले 10-12 सालों की चीज़ों को देखेंगे, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, हम्म। तो रोड नेटवर्क की भी आवश्यकता हम्म। बढ़ रही है। आप देखें कितने एक्सप्रेस जो हैं वो नए बने हैं, बन भी रहे हैं। और मतलब रोड कनेक्टिविटी आप देखो इस दरमियान, चाहे मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में भी ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, बन रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव हर चीजों में आ रहा है। जी। आप देखिए जितने भी धार्मिक डेस्टिनेशन अपने हैं, चाहे अयोध्या का राम मंदिर है, हम्म। उज्जैन महाकाल है, हम्म। आप ये देखें जितने कॉरिडोर बन रहे हैं, बने हैं, जी। काशी का है, जितने भी नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इससे कितना बड़ा चेंज, सारी जो इकोनॉमी है हम्म। वो अपने हिंदुस्तान में ही लोग जो धार्मिक टूरिज्म कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आप ये देखें पिछले, मैं समझता हूँ 5-7 सालों से, खास तौर से कोविड के बाद से लोगों का जो रुझान विदेशों की तरफ पहले एकदम बहुत ज्यादा बढ़ा था, उसमें कुछ ठहराव आया है, मेरा मानना ये है। जी। लोग आज भी जा रहे हैं, जाते हैं, विदेश खूब जाते हैं, लेकिन अब लोग जो है, लोगों की जबान पे आप अक्सर ये आपको सुनने को मिलेगा कि मैं उज्जैन जा रहा हूँ, मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मैं काशी विश्वनाथ जा रहा हूँ, इलाहाबाद जा रहा हूँ। तो लोगों का जो हिंदुस्तान में मूवमेंट जो है घूमने का, बहुत ज्यादा बढ़ा है यहाँ पे। जी। उससे सारी इकोनॉमी अपने देश में ही रह रही है। हम्म। अभी जो 144 साल का जो कुंभ, जिसको अपन अभी पिछली साल अपन ने सुना था प्रयागराज। प्रयागराज में, आप भी देखें कि मैं कहता हूँ प्रयागराज के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत चीजें बढ़ी हैं। आप भी देखें जब इतने लोग वहाँ आ रहे थे, तो कोई गाड़ी से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई हवाई जहाज से आ रहा है, पेट्रोल भी यूज भरवा रहा है, डीजल भी भरवा रहा है। जी। आप देखें होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशालाएं, रिक्शा, तांगा, गाइड, सब लोगों का इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। जी। और पूरे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आया। एक जियोपॉलिटिक्स की बात करें, ग्लोबल राजनीति, अभी आप देख रहे होंगे युद्ध भी बड़े हो रहे हैं, हार्मुज बंद हुआ, उसका असर आपने पूरे उसमें देख ही लिया। तो भारतीय व्यापार पर कितना असर आपके हिसाब से लग रहा है? देखिए, ये समय समय पे परेशानी, विपदाएं तो आती रही हैं। जी। अभी मैंने जिक्र भी किया थोड़ा सा, मैं हम्म। चूंकि एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ, जी। और मैं एस्ट्रोलॉजी से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ इस चीज़ों को कि ये जितनी भी विपदाएं हैं, ये पहले भी जीवन में सबके आती रही। जी। और समय समय पे पहले भी विश्व युद्ध हुआ करते थे, और आज भी स्थिति थोड़ा सा बनी है। कई कई बार ग्रह नक्षत्रों की चाल में समझता हूँ, ये सारे पूरे पृथ्वी पे हर चीज पे, हर जीव और निर्जीव चीजों पे भी पड़ता है ग्रह नक्षत्रों की चाल, ये मेरा मानना है, जी। जो मैंने आभास किया है। तो विपदाएं समय समय पे पहले भी आती रही हैं, परेशानियां पहले पहले भी आती रही हैं, लेकिन उन परेशानियों में हमारे जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी, उन परेशानियों में वो कितनी सफलताओं से सारी चीजों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखें कोविड जैसी भयंकर महामारी, वो तो पूरी पृथ्वी पे ही उसका मतलब आप देखें कितनी परेशानी आई। जी। जी। वो सिर्फ भारत में तो नहीं आई, वो सभी जगह आई। लेकिन आप देखें कि उसके बावजूद भी आ, वो सारा परेशानियों का दौर, चाहे वो आध्यात्मिक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, हमने उस समय देखा भी था कि थाली और घंटी बजा बजा के, वो क्या है, वो एक आध्यात्मिक चेतन और वो सारी चीजों से करके परेशानियों का दौर वो निकला। हालांकि जी। घटनाएं हुई, हमारे परिवारजन, मेरी फादर की भी डेथ हुई उस समय, मेरे फादर इन लॉ की भी डेथ हुई, हमारे घर परिवारों के सबके कहीं ना कहीं देखते हैं तो कोई दोस्त, कोई रिश्तेदारी में, कोई अड़ोस पड़ोस में काफी लोग चले भी गए।
लेकिन उसके बावजूद भी मेरा निवेदन ये है कि उन सारी विपदाओं के लिए देश का जो प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री जी ने उस समय मजबूती से किया, जी। तो उन चैलेंजों जो चैलेंज आए उन चैलेंजेस को भी उन्होंने संभाला। और आज भी जो जितने भी ये विश्व युद्ध कई देशों में भी अभी हम देख रहे हैं, हाल ही में घटनाएं हुई हैं। रूस यूक्रेन। हाँ, अभी बीच में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लोगों को अपनी अपील भी करी थी कि विदेशों में नहीं जाएं या डीजल पेट्रोल का उपयोग कम करें। और वास्तविकता से संयम तो हम सभी को करना भी चाहिए। आज उनकी अपील है तो वो भी देश को संभालने का पूरा प्रयास उन्होंने किया है और मजबूती से कर रहे हैं। एक चूंकि युवा बड़ी संख्या में भारत की संभावनाओं का केंद्र है, और आपने अपने जब आप वयस्क हुए और आप व्यवसाय में आ गए एजुकेशन के बाद, तो आपको क्या लगता है आज के दौर में यूथ को किस चीज के लिए, जब व्यवसाय में आ रहे हो तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है? कौन सी चीज है ऐसी जिससे कि लगे कि हाँ, व्यवसाय में सफलता सुनिश्चित हो जाए? देखिए, ये भौतिक युग है जी। और अर्थ युग है, फाइनेंशियल अर्थ युग से मतलब, क्योंकि सारी चीजें आज के समय में बिना अर्थ के इस जी। अर्थ पे सब व्यर्थ है। बिल्कुल। बिना अर्थ के इस अर्थ पे सब व्यर्थ है, क्योंकि ये जरूरत है। जी। आज के समय में हर इंसान लग्जरी लाइफ की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, गाड़ी है, घोड़े हैं, मतलब ये सारी चीजें जो है आज एक लग्जरी फेज में धीरे धीरे ये पृथ्वी, ये दुनिया उस ओर बढ़ रही है, और आज की जरूरतें भी हैं। ठीक है ना? तो जैसे अभी हम युवाओं की बात कर रहे हैं, और युवा निश्चित तौर पर चूंकि आज के समय में कई मल्टीनेशनल कंपनी भी बड़े बड़े ऑफर पैकेज देकर उनके विदेशों में उनको ऑफर भी देती हैं। हालांकि मेरा मानना ये है, सबका अपना अपना विचार है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी सीखने के बाद उसका हम उसकी सेवाएं हम अपने देश में दें तो वो बहुत बेहतर है। जी। जी। तो युवाओं के कोई आने वाला जो समय है वो एक नया जो युवा भारत हमारा बन रहा है, तो उनको वास्तविकता में जो दिशा की आवश्यकता है, दिशा कई तरह का मतलब है। पैसा कमाना ये एक आज की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि आज एकल परिवार होते जा रहे हैं, पहले संयुक्त परिवार प्रणाली थी जी। और संयुक्त परिवार में मतलब 5-5, 6-6 भाई बहन हुआ करते थे उस समय, और आने वाला अब जो समय हो गया है 2-2 बच्चों पे और एक पे आगे चीजें होती जा रही हैं। जी। जी। ठीक है ना? तो वो जो चीजें है ना, तो उस आज के समय के बाद अब देखेंगे तो कोई किसी का चाचा ही नहीं मिलेगा, आने वाले समय में कोई बुआ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे रिश्ते धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि एकाकी जीवन होता जा रहा है। जी। और उसमें भी मतलब हम इस चीज में सोचते हैं कि साहब हमारा बेटा तो विदेश में है, अमेरिका में है या बर्लिन में है या कहीं दुबई में है, तो आप ये देखें कि अब वो माँ बाप जो है वो अकेले ही रह जाएंगे, फिर सब लोग विदेशों में ही चले जाएंगे, तो फिर पढ़ा लिखा के उनको विदेश के लिए हमने बनाया है क्या? मेरे 2 बेटे हैं जी। तो हालांकि डेस्टिनी कहाँ किसको ले जाती है ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने तो अपने दोनों बच्चों को यही कहा है कि पढ़ो, पूरे सभी जगह बड़े बड़े शहरों में भी पढ़ो, जाओ, देखो, विदेशों में भी जाओ, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि हमें हिंदुस्तान में ही, और हिंदुस्तान में से भी अपने राजस्थान में ही हम प्रयास करें कि हमको सारी चीजें यहीं, बाकी ईश्वर ने क्या चीजें कहाँ बनाई है वो कह नहीं सकते, लेकिन हमको अपना रोजगार व्यापार हम अपने क्षेत्र में ही करें तो वो ज्यादा बढ़िया, जिससे हमारे क्षेत्र का भी डेवलपमेंट हो। जी। बच्चे आपके फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया सोचा है? देखिए, 2 मेरे बेटे हैं, और बड़े बेटे ने तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है दिल्ली से, एमआईटी यूनिवर्सिटी से, नोएडा से। और मेरा चूंकि होटल व्यवसाय है, 2 होटल भी हैं, तो बड़ा बेटा उनको पिछले 1 साल से वो पढ़ के आ गया है तो वो संभालने लगा है जी। और छोटा बेटा जो है वो मास कम्युनिकेशन का वो विस्लिंग वुड्स मुंबई से कर रहा है जी। तो बाकी देखो कहाँ उसका डेस्टिनी बनती है, लेकिन मेरा स्वयं का विचार ये है, मेरे परिवार का विचार ये है कि कहीं भी पढ़ो
और पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस लेने के लिए भी विदेश जाना पड़े, जी 6 महीने, साल भर, 2 साल, तो वहां भी जाना, क्योंकि जीवन में सीखने का अवसर तो अलग अलग जगह जी से मिलता है। लेकिन उसको भी सीखने के बाद मैंने तो उसको यही कहा है, मेरी बेटा तुम्हें हिंदुस्तान में ही अपनी चीजें सेवाएं देनी है, चाहे जी अपना अपन नौकरी करें या अपन व्यापार करें, जी तो प्रयास यही है कि वो हिंदुस्तान में ही करे। और मैं उसकी मेरी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान में भी क्या, मैं राजस्थान में भरतपुर में ही सारी चीजें डेवलप कराए। नहीं बाकी नहीं, समय बढ़िया। बताएगा। कोई नया बिजनेस आप खुद शुरू करना चाहें तो क्या करेंगे अभी? कोई ऐसा विचार? अभी तो चलता रहता है थोड़ा बहुत, तो होटल व्यवसाय से तो मेरा जुड़ाव है ही है। जी जी और चूंकि पारिवारिक बैकग्राउंड रियल एस्टेट का भी, प्रॉपर्टी का करते आ जी रहे हैं, तो आगे तो अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और जब समय ईश्वर की जो लीला होगी वो वो। होगी। भारत क्या आर्थिक महाशक्ति बनने के करीब है? बड़े चर्चा होती है, बहुत डिबेट का विषय रहा है कि भाई ये जितनी पॉपुलेशन है, जितना कंजप्शन है और जितना टैलेंट है, तो क्या लगता है आपको कि आर्थिक महाशक्ति देखने का सपना कितना हमारे पास है अभी फिलहाल? देखिए, मेरा मानना ये है, हम्म, आ, आज की तारीख में, मैंने अभी बताया जैसे अर्थ युग है, भौतिक युग है, बिना फाइनेंस के कुछ भी नहीं चलता है। जी जी लेकिन हिंदुस्तान में या देश में रहने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जी कि जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं हम्म, उसमें हमारा स्वयं का योगदान भी होना चाहिए। जी होता भी है, लेकिन उसमें हमारी नीयत और रहनी चाहिए। जैसे आज मान के चलिए, जैसे जीएसटी लगा है, जी तो जीएसटी लगने से मैं समझता हूँ बहुत मैक्सिमम परसेंटेज जो 2 नंबर के या वैसे कोई कारोबार होते थे उन पे बहुत लगाम लगी है। जी ठीक है ना। अब आप ये देखें कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, सरकार से हम हर आदमी उम्मीद करता है कि सरकार को ये भी करना चाहिए, सरकार को यहाँ भी पैसा देना चाहिए। सरकार के पास कोई पेड़ थोड़ी है। सरकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब टैक्स से ही चलती है। जी ठीक है ना। तो आज मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अगर आप जयपुर में ही किसी सोसाइटी में अगर आपने अपना फ्लैट लिया हुआ है जी और आप उसका मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देंगे, हम्म, अगर उस सोसाइटी में मान लीजिए 1,000 फ्लैट है, ठीक है ना, तो उसकी जो जनरल व्यवस्थाएं हैं वो बिल्डर कहाँ से चलाएगा। जी भाई आप भी देखें कि लिफ्ट भी चल रही है, गार्डन भी है, माली भी लग रहे हैं, सिक्योरिटी भी है। जो भाई आदमी अपने फ्लैट का तो बिजली का बिल देगा, लेकिन जो जनरल और भी चीजें हैं, बाहर स्ट्रीट लाइट भी लग रही हैं, पानी की मोटरें भी लग रही हैं, जनरेटर भी लग रहे हैं, मंदिर भी है, साफ सफाई भी है। तो अगर आप उस फ्लैट की सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी के जो खर्चे हैं, तो अगर 1,000 लोग उसमें रह रहे हैं, 1,000 फैमिली अगर उसमें रह रही हैं, और उसमें से अगर 50 आदमी अगर उसका मेंटेनेंस चार्ज दे रहे हैं, जी तो वो 950 से उसकी सारी अर्थव्यवस्था खराब होगी या नहीं होगी। मैं तो इस रूप में उसको देखता हूँ। जी मैं ये मानता हूँ कि वही सरकार है। हम्म अगर आज 1,000 लोग अपना अपना मेंटेनेंस सब देंगे, हम्म जो भी वहाँ तय कर रखा है वो वहाँ जी की व्यवस्था है, चाहे वो कितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जो जी भी है, हम्म, तो वो देने की जिम्मेदारी हर फ्लैट वाला ये सोचेगा कि मुझे देना है। जी तो हमारी नीयत साफ रहनी चाहिए कि हमें टैक्स देना है। तो वो व्यवस्था है जो आप अभी आपने ये कहा, आर्थिक महाशक्ति के आर्थिक तो महाशक्ति। तो महाशक्ति भी जब भी बनेगी जब फाइनेंशियल उसकी सारी इकोनॉमी सही रहेगी। तो जी जो मैंने अभी उदाहरण दिया ना आपको वो सोसाइटी का, तो वो सोसाइटी में अगर मेंटेनेंस चार्जेस नहीं मिलेंगे तो वो बिल्डर हम्म अपने जेब से देगा नहीं, हम्म, या जो भी एजेंसी उसको चला रही है वो अपनी जेब से देगी नहीं। जी तो ऐसे ही गवर्नमेंट का जो टैक्स है जी वो हर आदमी ये सोचे कि मुझे देना है, उसका नियत ये होनी चाहिए कि हमें तो देनी। संभवतः भारत उसी प्रारूप में हमें दिखेगा और आर्थिक मेरा महाशक्ति मानना ये है, कहलाए। बाकी जितनी मेरी जी, समझ है। बाकी भाग्य पे तो आपको भरोसा है ही। देखिए, एक भाग्य और कर्म जी पहले से बचपन से भी सुनते आए हैं, हाँ और आज वास्तविकता भी है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, थोड़ी सिर्फ बातचीत इसी पे है अपनी अब। जी जी जी, जी। तो एक बिजनेस में कैलकुलेशन भी चलती है और भाग्य और कर्म की बात हमेशा रहती है। तो एस्ट्रोलॉजी और ग्रह नक्षत्र, कर्म, भाग्य, ये पूरा संतुलन का कोई ऐसा दायरा कि हाँ सब लोग अपना ठीक करना चाहते हैं, तो जैसे आपका ठीक हुआ वैसे सबका ठीक हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हाँ, सर्वे बिल्कुल संतु निरामया वाला भाव बिल्कुल। है, तो भारत की भूमि सनातन भाव है। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि कैसे?
देखिए, मैं अभी यही निवेदन कर रहा था कि भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू, हम सब जानते हैं, जी। लेकिन हम मान लें उसको, हम्म। स्वीकार करना आना चाहिए। जानते समय मानते कितने हैं, ये महत्वपूर्ण है। हम्म। देखिए, भाग्य की जैसे जो हमने बात अभी चर्चाएं करी, हम्म। भाग्य तो किसको क्या पता है, एस्ट्रोलॉजी से वो पता लगाया जा सकता है, वो भी अगर आपको आपके संपर्क में अगर अच्छे जोशी हैं तो, जी। है ना। और उसमें भी क्या है, प्रिडिक्शन अलग अलग समय का, अलग अलग सारी चीजें होती हैं। जी। लेकिन अगर हम भाग्य के भरोसे ही सारी चीजें रखेंगे जी। तो फिर करेंगे क्या? जी। जी। कर्म तो हमें करना है ना। हम्म। आप ये देखें कि हमें दिनचर्या अपनी करनी पड़ेगी ना। जी। आज मान लीजिए मेरा होटल व्यवसाय है, या मेरा प्रॉपर्टी का अगर मैं छोटा मोटा काम हम्म। करता हूँ, या जो और भी कुछ काम अगर कोई करेगा, जी। तो उसको अपने व्यवसाय पे भी जाना है। अपने वहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी व्यवस्था भी देखनी है, उनके द्वारा काम भी कराना है, अपनी जो हॉस्पिटलिटी का जो चीज़ है वो लोगों को प्रोवाइड भी करानी है। हम्म। भाई, हम अपनी सेवाएं जब तक नहीं देंगे तो हम अगर भाग्य के भरोसे सोचेंगे और सोते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? जी। बाकी ईश्वर को देना है, क्या देना है क्या नहीं देना, ये उसने तय कर रखा है। जी। तो प्रॉपर तरीके से बातचीत कर लेनी चाहिए कि हाँ भाई, एक सही व्यक्ति मिल जाए तो गाइडेंस, सलाहकार जीवन में अच्छे होने चाहिए, मैं ये मानूं। बिल्कुल। आप हैं किसी के सलाहकार? मेरे से कोई अगर कुछ अपेक्षा रखता है तो जी। मैं जितना बताने का प्रयास होता है वो करने की कोशिश कर जी। लेता हूँ। जीवन में हमेशा ये रहता है, क्योंकि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि समाज सेवा की रही है, तो कुछ आपने निश्चित कर रखा है कि हाँ ये तो हमें जो समाज से लिया है समाज को वापस देना है, कुछ ऐसे सोशल काम भी हैं आपके? देखिए, मैं एक निवेदन करता हूँ हम्म। कि समाज पर्टिकुलर, अपन कोई जाति की विशेष की बात नहीं करेंगे। जी। जी। समाज ये जो हमारा चारों तरफ का एक वो वायुमंडल, मतलब कह सकते हैं जितने भी जी। लोग हमारे संपर्क में रहते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि आप किसी को सलाह किस रूप से दे सकते हैं, जी। तो मैं आपको एक निवेदन करूं कि मेरे यहाँ जो भी एम्प्लॉयज हैं, जी। तो मेरा भाव ये रहता है, मैं स्वयं का भाव बता रहा हूँ, कि सिर्फ इतना ही नहीं रहता कि मैंने उनको तनख्वाह दे दी और उनसे काम करा लिया। जी। मेरे मन में भाव ये रहता है कि वो भी अपने परिवार में, अपने काम तो वो हमारे यहाँ कर रहा है कोई एम्प्लॉय, लेकिन वो भी सुखी रहे, ऐसा भाव। जैसे क्या, हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जी। किसी के साथ में पारिवारिक भी आता है, किसी के संग में कोई घटनाएं भी हो जाती हैं, किसी के संग और भी कई वारदातें हो जाती हैं। तो जैसे अभी हाल ही में मेरे एक एम्प्लॉय के संग कुछ परिवार की बहुत मतलब भयंकर घटना हुई, तो वो मेरे से बराबर सलाह लेता रहा, जबकि मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जी। जी। किसी भी तरह का मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि ना मेरे वो जाति समाज में था, ना वो किसी और संपर्क में था, वो बस मेरे यहाँ नौकरी कर रहा था। लेकिन उसके संग घटना हुई और बहुत भयंकर हुई, मैं थोड़ा सा उसका जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन पारिवारिक घटना थी। जी। जी। तो उसने मेरे से रोज सुबह शाम वो मेरे से पूछता था कि सर अब मुझे क्या करना चाहिए। वो 1 डेढ़ महीने आया भी नहीं, फिर भी मैंने उसके लिए उसकी वैकेंसी बचा के रखी, क्योंकि उसके संग घटना बड़ी हुई थी परिवार की। जी। तो मैंने उसको जो मैं बताने का प्रयास कर सकता था, तो वो बताने का प्रयास किया मैंने उसको, और ईश्वर ने ऐसी सुन ली कि उसकी जो परेशानी थी वो मिट भी गई। जी। जी। तो मेरी कोशिश यही नहीं रहती है कि मेरे यहाँ चलो वो चला गया मैं दूसरा आदमी रख लूँ। तनख्वाही तो देनी है, तनख्वाह उसको भी नहीं, तनख्वाह उसको दूसरे को भी देनी है। जी। लेकिन मेरा सोचना ये है कि ठीक है, उसके संग अगर 1 डेढ़ महीने की परेशानी आई, जी। जी। तो उस परेशानी में हम उसके साथ खड़े रहें, जी। जी। ये मेरा भाव रहता है। अगर वो लॉयल है तो जी। वो हमारे लिए खड़ा है जी। हमारी परेशानी में, तो हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है जी। कि उसकी परेशानी में भी हम जितना हो सके, हम्म। जितना हमारी सामर्थ्य है या जो भी प्रयास है वो हमको करने चाहिए। जी। सामाजिक ठीक है, लेकिन जब आदमी इतना सक्रिय हो जाता है, व्यवसाय में सक्रिय हो जाए, समाज के तौर पे सक्रिय हो जाए, और जिस वायुमंडल की आपने बात की उनकी समस्याओं को सुनने लग जाए, तो लोग समझते हैं कि राजनीति में व्यक्ति की संभावनाएं भी है और चाहते हैं कि हमारा राजनेता भी ऐसा हो। कभी राजनीति में आने का सोचा? हालांकि आप पर्टिकुलर चाहे आरएसएस की बात करें या बीजेपी की, उसमें बड़े सक्रिय भूमिका में रहे हैं, तो क्या आपकी कोई है संभावना कि हाँ राजनीतिक तौर पर भी अगर अवसर मिले
देखिए, मैं आपको निवेदन करूं कि राजनीतिक जो चीजें हैं वो भी एक सेवा है। जी और अभी मैंने पहले भी जिक्र किया था जी कि इंसान की अति महत्वाकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए। अगर इंसान की अति महत्वाकांक्षाएं होती हैं तो वो खुद भी परेशान रहता जी है और दूसरों को भी परेशान करता है। जी ठीक है, मैं व्यापारिक भी सेवाओं में रहता हूँ, सामाजिक सेवाओं में रहता हूँ, राजनीतिक भी दायित्व मेरे पे कई रहे हैं पहले, जी संगठन के भी दायित्व रहे हैं और भी कई चीज़ों में मैं अपनी भूमिका अदा करता हूँ। तो मैं आपको निवेदन करूँ, मेरी कोई अति महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं। जी मैं आज चाहे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, चाहे मैं जयपुर जा रहा हूँ, कोई उसका अर्थ कुछ भी लगाए, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। जी कई लोग तो कुछ भी ये कह देते हैं, आप दिल्ली गया तो टिकट मांगने गया होगा और जयपुर गया तो कुछ और लेने गया होगा। लेकिन मैं आपको वास्तव में निवेदन करूं, जी मेरे ऊपर जो भी दायित्व, चाहे वो व्यापारिक संगठन का है, चाहे सामाजिक संगठन का है, चाहे वो राजनीतिक संगठन, मैं उन दायित्वों को निभाने का प्रयास करता हूँ। जी बाकी कोई कुछ भी अंदाज लगाए, इसका मेरे को कोई इलाज नहीं। और मेरा कोई, फिर मैं निवेदन करूं, कोई मेरी अति महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मैं जिस सेवाओं में लग रहा हूँ, मैं उस आनंद में लगा रहता हूँ बस। जी जी अनुराग जी, हमारी रिसर्च टीम ने कुछ सवाल अलग से तैयार किए हैं जो रैपिड फायर के तौर पे हैं, तो उनमें वन वर्ड के तौर पे आपको जवाब भी देना है। तो मैंने कहा कि आप आए हैं और टीम ने इतनी मेहनत करी है, क्यों ना सवाल पूछ लिए जाए। वन वर्ड? जी जी, अच्छा, मतलब इसमें ऑप्शन रहेगा आपके पास कि आप एक चूज कर सकते हैं कि हाँ ये, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य कहाँ है, चीन या भारत? देखिए, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की बात करेंगे। बिल्कुल, यानी भारत। ठीक है। जीएसटी व्यापारियों के लिए राहत या आफत? नहीं, देखिए, राहत ही है। एक वन वर्ड में देना है जवाब। राहत है जी। ई कॉमर्स छोटे व्यापारियों का दोस्त है या दुश्मन? 50-50 कह सकते हैं। बीच का तो सवाल ही नहीं। ये थोड़ा सा, आप चूंकि संगठनों से जुड़े हुए हैं तो बड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए मैंने कहा 50-50 कह सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों ही चीज है। हाँ, उसमें मतलब क्या है, अवसर है, समय के साथ अगर आप बदल रहे हैं, समय तो के साथ ठीक है। अपडेशन भी जरूरी ठीक है, थोड़ी राहत दे देते हैं इसमें आपको। एक सफल बिजनेसमैन की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है, पैसा या रिस्क लेने की क्षमता? ये भी दोनों ही चीज है सर। सर एक तो बताना पड़ेगा। आदमी रिस्क लेता है तो पैसे का जुगाड़ तो कर ही लेता है। नहीं, रिस्क भी आदमी को देखो लेनी चाहिए, बिना रिस्क लेके आदमी आगे भी नहीं बढ़ सकता। जी, लेकिन रिस्क, कोई रिस्क है वो उसके ऊपर ही हावी हो जाए। जी जी। दिल किसके ज्यादा करीब है, भरतपुर या दिल्ली? देखिए, अपने जो जन्मभूमि है, अपनी कर्म भूमि है, वहाँ तो दिल रहेगा ही रहेगा। जी जी ठीक है ना। लेकिन चाहे वो दिल्ली की बात करें या और कहीं की बात करें, जी मैंने अभी बताया कि अलग अलग जगह जाके अलग अलग अनुभवों का हम लाभ लेके और उन चीजों को हम अपने शहर में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। जी चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो, चाहे मतलब कई उस चीज के कई वो रहते हैं। तो हमें बड़े शहरों से तो सीखना चाहिए। हालांकि बड़े शहरों में चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन मन का सुकून भरतपुर में, वो तो अपनी ये कह जन्मभूमि सकते हैं। कर्मभूमि। मानसिक सुकून कहाँ मिलता है, बिजनेस में या समाज सेवा में? देखिए, उसमें भी मैं आपको निवेदन करूंगा, नहीं, 50-50 का ऑप्शन नहीं है जी आप। नहीं, 100% तो दोनों ही चीजों से काम नहीं चलेगा जी जी भाई। 50-50 इसलिए है क्योंकि समाज सेवा के लिए भी अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। जी जी। तो चलिए इसको क्योंकि अगर व्यापार ही नहीं होगा तो फिर ये आप थोड़ी पॉलिटिशियन वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, कामयाबी का क्रेडिट किसे देंगे, कड़ी मेहनत को या भाग्य को? ये भी दोनों है, कह सकता हूँ, क्योंकि बिना भाग्य की कोई चीज मुझे तीसरा ऑप्शन रख लेना चाहिए था। ठीक है। आपकी सुबह की शुरुआत किससे होती है, बिजनेस की कॉल के साथ या समाज सेवा के? ये भी दोनों ही, वो मैं आपको निवेदन करूँ 2 लाइनों में बताऊँ। जी मेरा लगभग 5-5:30 बजे मैं डेली उठ जाता हूँ जी और मैं एक बार बिना नहाए धोए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे जाता ही हूँ जी सुबह। और पहली ग्रीन टी वहीं पीने का अवसर मिलता है, वहीं अखबार भी पढ़ लेते हैं। जी और वहां से जब मैं अपने घर के लिए वापस आता हूँ जी तो एक संघ की एक लाइन है, वो मेरे यहाँ जहन में उतरी हुई है। प्रतिदिन एक व्यक्ति से संपर्क, शायद आपने सुना है। जी प्रतिदिन एक व्यक्ति से संपर्क। अब वो एक व्यक्ति नया भी हो सकता है और एक व्यक्ति वो रूटीन का भी हो सकता है। जी तो मेरे ही
सामाजिक रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं शहर में भी, और मैं भरतपुर में नहीं, मैं जहाँ भी होता हूँ मैं सुबह निकल जाता हूँ। जी और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं किसी के यहाँ सुबह की चाय या सिर्फ पानी, मतलब कोई अपेक्षा चाय की नहीं रहती। जी मतलब ये है कि मैं किसी भी रूप से अंकित जी के पास एक बार मिल के आऊँ, जी बिना किसी कार्य के, ये मैंने महसूस भी है किया। ना। ये दो आप जयपुर आते हैं तो लगातार अपनी नई मीटिंग्स पे जी कर जी। लेते तो हैं। जी उसमें क्या है ना, देखिए दो चीज हाँ होती है। आज मुझको अंकित जी से काम पड़ा जी तो मैंने अंकित जी को फोन लगा लिया। जी तो ये इस तरह के तो लोग आपके और मेरे और सभी के जीवन में रोजाना 100 200 500 आदमी मिलेंगे जी जी कि आपको अगर मेरे से मान लो व्यापार का काम है और आपने होटल के लिए लगाया तो मैं मानूंगा ये कि मेरे को कस्टमर ने कॉल किया है। जी जी लेकिन अगर आप मेरे को वहां से निकलते हुए कहोगे यार अनुराग जी मैं तो बस ही निकल रहा था, सोचा आपके पास चाय पी लूं बिना किसी कारण, हाँ तो उसमें आत्मीयता पैदा होगी। जी और सभी चीजें प्रोफेशनलिज्म से नहीं चलती, बहुत ही अच्छी बात मेरा कही आप। मानना सवालों पे आगे बढ़ जाते हैं। है। आज का युवा उद्यमी स्मार्ट है या जल्दबाज? जल्दबाजी। आज किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पैसा होना या सही मार्गदर्शन होना? सही मार्गदर्शन होना। एक शब्द में जब आपके बारे में अगर बात की जाए कि अनुराग गर्ग क्या है, बिजनेसमैन है या एक लीडर? अब ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, जी ये अपनी तुलना में ही अपने आप मैं आकलन कैसे कर सकता हूँ। जी देश को बदलने का सबसे तेज रास्ता क्या है, पॉलिटिक्स या सोशल मैं वर्क? आपको रोकना चाह रहा था, अभी जी आपने ये जो सवाल किया जी जी तो इसी सवाल में अगर मैं अपने आप को लीडर का उपाधि अपने आप दे देता हूँ जी तो हर आदमी सोचेगा ये तो नेता बनने चल दिया। जी और अगर मैंने कह दिया मैं व्यापारी हूँ तो कहेगा ये तो बिल्कुल ही स्वार्थी है। जी तो इस चीज का आकलन मैं स्वयं शायद नहीं करूँ। जी अ, राष्ट्रवाद आज की राजनीति का हथियार है या देश की आत्मा? राष्ट्रवाद राजनीतिक हथियार है या देश की आत्मा? नहीं, देशी आत्मा है। ज्यादा राजनीति का हथियार वो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, जी कोई किसी चीज को कहाँ उपयोग करे, कोई किसी चीज को कहाँ उपयोग करे। अब चूंकि ये रैपिड फायर यहीं खत्म कर देते हैं, एक अंतिम सवाल ले लेते हैं आपसे। और वो सवाल मैंने लास्ट के लिए बचा के इसलिए रखा था क्योंकि वो भाव आप जीते हैं, स्वदेशी भाव। भारत में इन परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया एक दूसरे के व्यापार के लिए खुली हुई है, विचारों के लिए खुली हुई है, संस्कृति के लिए खुली हुई है, और दुनिया चाहती है कि जो आपसी विचार है, आपसी संबंध है, वो मजबूत हो, हम एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे को जाने, उस भाव के बीच में स्वदेशी कितना आप मानते हैं कि भारत के लिए आज जरूरी है, और ना केवल भारत के लिए, राजस्थान भरतपुर तक के लिए जरूरी? देखिए स्वदेशी जितनी भी वस्तुएं अपने हिंदुस्तान में बनती है, जी ठीक है ना, और हर चीज का उपभोग करने वाले भी हिंदुस्तान में हैं क्योंकि सबकी जरूरत की चीजें हैं। जी थोड़ा सा क्या है, ह्यूमन नेचर भी बन जाता है लोगों का, और कई बार लोगों की जुबान पे भी आता है अरे यार ये तो विदेशी चीजें बहुत बढ़िया होगी। ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में भी हमारे हिंदुस्तान में भी अब नई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जी और नई टेक्नोलॉजी से नए उत्पाद और उनकी फिनिशिंग क्वालिटी बहुत अच्छी, सुंदर पैकिंग, सब चीजें धीरे धीरे अब होने। किसी समय में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती थी। तो मेरा मानना तो यही है कि स्वदेशी पे अपने को ज्यादा से ज्यादा फोकस करनी चाहिए। जी कोई मजबूरी है, कोई चीज यहाँ नहीं मिलती और उसकी आवश्यकता है, या कोई जैसे कई इंडस्ट्रीज में भी कई मशीनें हैं, जी ऐसा होता है कि भाई कोई चाइना से भी आज यहाँ इंपोर्ट हो रही है और भी देशों से इंपोर्ट हो रही है। तो कई चीजों की एक मजबूरी होती है कि नई टेक्नोलॉजी लगानी है, कई बार वो भारत में नहीं है, मान लीजिए इंडस्ट्रीज को लेके या कुछ, तो वो लोग लाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उनको अपन इंडस्ट्रीज को भी अगर हिंदुस्तान में ही लगाएं जी और उनका प्रोडक्ट अपन हिंदुस्तान में ही उसको बेचने का प्रयास करें, और नई तकनीक है तो उसको लाने में विदेश से कोई बुराई नहीं है, और फिर आगे भी प्रयास ऐसा हो कि वो मशीनें फिर हिंदुस्तान में भी बने, उससे और बेहतर बने। जी उस पर भी ध्यान बढ़ना चाहिए। अनुराग जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये बातचीत अंतिम नहीं है, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ थे अनुराग गर्ग जी, और
इन बातों से अलग हटके भी एक जीवन है। वो जीवन है देश प्रेम, देश को आगे ले जाने वाली भावना का। विभिन्न मुद्दों पर हम आपसे लगातार बातचीत करते रहे हैं। आज आपको भरतपुर की उस शख्सियत से मिलाया है जो एक थिंकर है, मोटिवेशनल विचारक है, बिजनेसमैन है, राष्ट्र प्रथम को आगे रखने वाले व्यक्ति हैं और साथ में सहज सरल इंसान है। ऐसी शख्सियतों से आपको मिलाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।